अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा। अरे तू ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा ये तो बताता जा। हाँ, 3 बॉइल्ड एग्स और 2 टोस्ट। बाय मम्मी। अक्सर लोग टिप्पणी करते हैं, मीम्स बनाते हैं कि अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देख लीजिए, आपका सारा भरोसा गायब हो जाएगा। पर जिंदगी कोई मीम नहीं है जिसका मजाक बनाया जा सके, क्योंकि सच अक्सर कल्पना से ज्यादा भयानक होता है। और सच ये था कि 22 अगस्त 2019 की सुबह रोज की तरह ऋतिक गुप्ता जॉगिंग के लिए निकला तो था, पर कभी लौट कर नहीं आया। मम्मी, हो सकता है वो रनिंग करते करते दूर चला गया हो, आ जाएगा वापस। सुनील 9:30 बज रहे हैं, 10 बजे उसे कॉलेज भी जाना रहता है। अरे तो हो सकता है आज वो कॉलेज बंक करने की सोच रहा हो। अरे मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ मम्मा। अच्छा सुनील, तुम वो विमला देवी पार्क के सामने से ही गुजरोगे ना, एक बार जरा अंदर झांक के देख लेना। ऋतिक अगर दिख जाए तो उसे घर भेज देना। अरे मम्मी, मुझे बहुत सारे काम है आज, वो आ जाएगा जब आना होगा। बाय। मेम साहब, अंडे छील दो? नहीं, अभी नहीं रंजना, ऋतिक को आ जाने दो, उसके बाद। अरे भैया सुनो, मेरा बेटा ऋतिक रोज सुबह यहाँ जॉगिंग के लिए आता है। आज भी घर से निकला था लेकिन वापस नहीं पहुंचा। जरा देखिए अंदर तो नहीं है। सुबह अभी तो दोपहर के 2:30 बजे और पार्क बंद होने का समय सुबह 11 बजे का ही है, तो अंदर कैसे होगा? ये मेरे भाई ऋतिक की फोटो है, आपने से बाहर निकलते हुए देखा? अब यहाँ इतने लोग आते जाते हैं, कितनों की शक्ल याद है? अरे लेकिन एक बार देख तो लीजिए, या फिर हमें देखने दीजिए। देखिए पार्क 4 बजे खुलता है, आप लोग तब आकर देखिए। आंटी, हमने पूरा कॉलेज चेक कर लिया पर ऋतिक यहाँ कहीं भी नहीं है, और वैसे भी जॉगिंग वाले कपड़ों में तो कॉलेज नहीं आएगा। धीरज बेटा, ऋतिक ने तुम्हें या अजय को कुछ बताया था कि वो जॉगिंग के बाद कहीं और जाने वाला है, या उसका कोई प्लान है? नहीं आंटी, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था ऋतिक ने, और मैं खुद उसको कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, रिंग हो रहा है पर वो उठा नहीं रहा। सुबह से मैं भी उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। और सुनील और उसके पापा, वो तो विमला देवी पार्क में भी देखा है, वो वहाँ भी नहीं है। धीरज यार, कैंटीन, लाइब्रेरी सब जगह चेक किया, पूरा कॉलेज छान मारा, लेकिन ऋतिक कहीं नहीं मिला। मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो कॉलेज के लिए नहीं जॉगिंग के लिए निकला था। अब उन कपड़ों में वो कॉलेज तो आएगा ही नहीं, और वैसे उसकी बाइक भी तो घर पर ही है ना। अबे गया तो गया कहाँ? मेरा बेटा ऋतिक बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, रोज सुबह 7 बजे जॉगिंग के लिए जाता है। आज भी गया था लेकिन फिर घर वापस नहीं लौटा। जॉगिंग के बाद जिम वगैरह कहीं क्या होगा? नहीं सर, दरअसल उसने आधा जिम तो अपने रूम में बना रखा है, सारे इक्विपमेंट्स हैं उसके पास। जिम, ट्रेडमिल, वेट ट्रेनिंग वो सुबह नहीं शाम को करता है, कॉलेज से आने के बाद। आप लोग हमें ऋतिक गुप्ता की फोटो दे दीजिए, और जैसा कि आपने कहा कि ऋतिक बालिग है, 22 साल का है, तो तहकीकात 24 घंटे के बाद ही शुरू हो सकती है। हाँ वो बालिग है मिस्टर चौधरी, लेकिन वो सुबह से घर वापस नहीं आया। और सर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, हम उसकी फोटो आसपास के हॉस्पिटल्स में भेज देंगे, पता करेंगे उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसका फोन अभी तक चालू है। मिस्टर चौधरी, अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो किसी ने तो फोन उठाया होता। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें अपनी तहकीकात कहीं ना कहीं से तो शुरू करनी होगी ना। देखिए, ऋतिक का फोन ऑन है, इसलिए हम इस केस को डायरेक्टली मिसिंग केस के साथ नहीं जोड़ सकते। फिरौती का कोई कॉल वगैरह? नहीं, अभी तक तो नहीं। उस दिन सुबह ऋतिक गुप्ता किसी खास इरादे से कहीं जाने के लिए निकला था, और उस खास इरादे मकसद के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था।
और वहीं दूसरी तरफ 22 साल की तनाज कुरैशी हर रोज की तरह कॉलेज के लिए तैयार होकर घर से निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में कहीं वो अपना रूप बदलकर एक नया रूप धारण कर लेती। वो रूप जो उसे पसंद था, एक ऐसा रूप जिसकी उसने महत्वाकांक्षा की थी, एक ऐसी जिंदगी जो वो जीना चाहती थी। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद के हॉस्पिटल्स में भी पता करो, हो सकता है ऋतिक उस तरफ गया हो। सर, ऋतिक गुप्ता के फोन की लोकेशन ट्रैक हो गई है। फोन अभी भी ऑन है और साकेत एरिया में एक्टिव है। मैं अपनी टीम के साथ निकल रही हूँ। ठीक है, नहीं पता करो, देखो कहीं ये लड़का हमारे साथ आंख मिचुली का खेल तो नहीं खेल रहा है। अजय, धीरज, तुम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। तुम दोनों का बेस्ट फ्रेंड ऋतिक सुबह सुबह कहीं जाने का प्लान बनाता है और तुम दोनों को कोई आइडिया ही नहीं। सर, उसने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया ही नहीं होगा। और सर अगर बनाया भी होगा तो उसने हमें नहीं बताया। वैसे भी सर ऋतिक बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि वो कुछ इस तरीके की हरकत करे और अपने पेरेंट्स को बिना बताए कहीं छुप कर बैठ जाए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का कुछ पता चला? डॉक्टर गुप्ता, हमारे 3 कांस्टेबल्स ने विमला देवी पार्क के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बात की। ये कंफर्म हो गया है कि आपका बेटा ऋतिक रोज सुबह वहां जॉगिंग के लिए जाता था। डॉक्टर गुप्ता, विमला देवी पार्क में 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं। एक जिसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होती है, जिसके साथ आपकी बातें, और दूसरा जिसकी ड्यूटी रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक होती है। वो पहचानता है आपके बेटे ऋतिक और उसका कहना है कि 22 अगस्त को आपका बेटा ऋतिक वहां जॉगिंग के लिए आया ही नहीं था। हाँ साहब, ये लड़का रोज सुबह यहाँ आता है। कल भी आया था? नहीं साहब, कल नहीं आया था। कल शाम मुझे अशरफ ने बताया कि इसके भाई और पापा इसे यहाँ ढूंढने आए। ऋतिक का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की हो, ऐसी भी कोई रिपोर्ट फाइल नहीं हुई। और सर पूरा एक दिन निकल गया और ऋतिक अभी तक घर वापस नहीं। सर, उसका फोन अभी तक ऑन है। हमने काफी देर तक ट्राई की लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। ऋतिक की कोई लड़की दोस्त या कोई गर्लफ्रेंड? सर, होती तो हमें 100% पता होता। वो कुछ छुपाता नहीं हमसे। हाँ सर, मैक्सिमम टाइम हम लोग साथ में ही रहते हैं। कॉलेज में भी और इवन कॉलेज के बाद भी हम लोग साथ में ही घूमते हैं। सर, कहीं ऋतिक किडनैप तो नहीं हुआ है? शायद ऋतिक किडनैप हुआ हो। आपको किसी पर शक है जो ऐसा कर सकता है? आप एक डॉक्टर हैं, जाहिर सी बात है अच्छी खासी इनकम होगी आपकी। शायद इस पर किसी की नजर है। और सर मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा जो ऐसा कुछ कर सकता है। ऋतिक की मां अपने बेटे के लिए काफी परेशान थी और लगातार उसके फोन पर कॉल कर रही थी। दूसरी ओर फोन पर लगातार रिंग जा रही थी पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। क्या लोकेशन दिखा रहा है अभी? और वहीं दूसरी तरफ ऋतिक के फोन की लोकेशन लगातार बदल रही थी। उसके फोन की लोकेशन दिल्ली के अलग अलग इलाकों पर दिखाई दे रही थी। क्या लोकेशन फिर चेंज हुई है क्या? कभी उसके फोन की लोकेशन चांदनी चौक दिखाई देती तो कभी इंडिया गेट। पुलिस की टीम हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए थी पर उसे पकड़ नहीं पा रही। सर हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं हम आपको दे चुके हैं। हम उन नंबर्स को टैप कर रहे हैं। पर इंस्पेक्टर, अगर ऋतिक को किसी ने किडनैप किया है तो अभी तक कोई फोन आया क्यों नहीं? निशा जी, इस बात को लेकर हम भी हैरान हैं कि अभी तक कॉल आया क्यों नहीं। हमने हमारे 3 कांस्टेबल सिविल ड्रेस में आपके घर के बाहर तैनात कर दिए, वो नजर रख रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, मैं फिर एक बार आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा हुआ हो किसी के साथ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कोई भी नहीं है। सर, अभी ऋतिक के फोन की लोकेशन क्या है? फोन ऑफ है अभी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरा दिन दिल्ली के अलग अलग एरिया में फोन ऑन रहता है और रात को किसी एक लोकेशन पे जाके फोन ऑफ हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, बिल्कुल सही सलामत। उसके लिए मैं किसी को कुछ भी देने को तैयार हूं। डॉक्टर गुप्ता, पहले कोई मांगे तो सही। वैसे कौन हो सकता है मांगने वाला? नहीं साहब, मुझे नहीं पता ऋतिक बाबा को कौन उठा सकता है। घर में कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी कुछ सुना था किसी लड़की को लेकर? माँ बाप भाई के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं साहब, कभी नहीं सुना। तेरा पति क्या काम करता है? दिहाड़ी मजदूर है मैडम।
वो नई बिल्डिंग बन रही है ना, वही मजदूरी करता है। ये लिख, उसका नंबर लिख और जिस बिल्डिंग में वो काम करता है उसका एड्रेस लिख। साहब आप मुझ पर शक कर रहे हैं? देखो सीधा सीधा बता दोगी तो शक नहीं करेंगे। बताओ कहाँ है जमीन? साहब मुझे नहीं पता, मैंने ऋतिक बाबा के साथ कुछ नहीं किया है। तूने नहीं किया तो किसने किया? ऋतिक गायब है 3 दिन से, या तो तूने किया या करवाया है। मुझे नहीं मालूम मैडम, मैं यहाँ काम करती हूँ, अपने काम से मतलब रखती हूँ, और इस कॉलोनी में और 4 घर में काम करती हूँ कई साल से। गुप्ता साहब के यहाँ तो मैं 1 साल से काम कर रही हूँ, चाहे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। 1 साल? तुझसे पहले वहां कौन काम करता था? ईशा, क्या कोई ऐसी वजह थी कि ऋतिक इस घर को हम लोगों को छोड़कर चला जाए? क्यों जाएगा वो? और अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें बताता ना। पापा, मैंने ऋतिक का अकाउंट चेक किया है, उसने अकाउंट से अभी तक एक बार भी पैसे नहीं निकाले। जॉगिंग पे जाते हुए वो अपना वॉलेट कभी साथ में लेके नहीं जाता। वॉलेट भी घर पे है तो चला कहाँ गया ये लड़का? अंकल, आंटी। अजय, धीरज, कुछ पता चला ऋतिक का? हाँ? नहीं आंटी, हमने कॉलेज के सारे फ्रेंड से पूछा पर किसी को कुछ पता ही नहीं है। धीरज, अजय, बेटा एक बात सच सच बताना, क्या ऋतिक की कोई गर्लफ्रेंड है? अंकल अगर होती तो हम लोग आपको जरूर बताते। हाँ, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो आपको खुद ही बता देता। कॉलेज में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था उसका? भैया ऐसा तो उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ। हेलो डॉक्टर गुप्ता, हमने आपकी कामवाली भाई रंजना से पूछताछ की। रंजना? रंजना ने कुछ किया है क्या? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि रंजना और उसके पति के पास ऐसा करने का कोई कारण हो सकता है? पता नहीं। और तबस्सुम कुरैशी? तबस्सुम? लेकिन तबस्सुम तो 1 साल पहले ही हमारे घर का काम छोड़ के जा चुकी है। डॉक्टर गुप्ता, हम हर एंगल टटोल रहे हैं। ये जो कोई भी है आपका करीबी है, आपको आपकी फैमिली को अच्छे से जानता है। ईशा, तुम्हारा तबस्सुम से कभी कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं तो तबस्सुम ने तो हमारे यहाँ 4 साल काम किया और काम छोड़े भी उसको 1 साल हो गया। और याद है, उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी और उसकी बेटी तनाज वो कमाने लगी थी। तनाज के कहने पर ही उसने काम करना छोड़ा था। क्यों, क्या हो गया? पुलिस क्या पूछ रही थी? तबस्सुम ने कुछ किया क्या? जी, मैं ही हूँ तबस्सुम कुरैशी। आप 1 साल पहले आरके नगर वाले डॉक्टर गुप्ता के यहाँ काम करती थी? जी, मैंने उनके यहाँ करीब 4 साल काम किया है। पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? काम क्यों छोड़ा? आपसे मतलब? सीधे सवाल का जवाब दो, काम क्यों छोड़ा? उम्र और लगातार काम करने की वजह से मेरी सेहत खराब रहने लगी थी। फिर मेरी बेटी ने काम करना शुरू कर दिया, तो पैसे की किल्लत भी कम हो गई थी और वो चाहती थी कि मैं काम छोड़ दूं और अपनी सेहत का ख्याल रखूं। तो उसके कहने पर मैंने काम छोड़ दिया। कोई और बात तो नहीं? हमारी कोई बात बुरी लग गई? पैसे कम पड़ रहे तो बोलो, मैं तनख्वाह बढ़ा। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा अच्छा सलूक किया है मेरे साथ, ऐसा मत कहिए। फिर मैंने काम छोड़ दिया, तब से घर पर ही हूँ। मेरे शौहर गैराज में मैकेनिक का काम करते हैं और मेरी बेटी रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। अब आप बताएंगी कि आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? डॉक्टर गुप्ता का बेटा ऋतिक 3 दिन से लापता है। क्या? या अल्लाह, ऋतिक बाबा कहाँ गए? ऋतिक के लापता होने की वजह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, पर गुप्ता परिवार और तबस्सुम कुरैशी परिवार के बीच एक तार जुड़ी थी और ये बात ऋतिक से जुड़ी थी जो कभी किसी के सामने नहीं आई थी। तबस्सुम कुरैशी और गुप्ता परिवार भी इस बात से अनजान थे, लेकिन अब ये बात सामने आने वाली थी। धीरज, अजय, देखो तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे बता दो, झूठ मत बोलना। तुम्हारी शक्लों पे साफ दिख रहा है कि तुम कुछ जानते हो। धीरज, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है? अजय बोल, क्या बात है? क्या छिपा रहे हो? सर, ये ऋतिक गुप्ता या तो किडनैप हुआ है या किसी के जाल में फंस गया या फिर ये सारा कुछ ऋतिक का किया धरा है। कॉल रिकॉर्ड से मिला कुछ? एक नंबर मिला है, 444920 और ये नंबर फर्जी है? पूरी तरह से फर्जी। फरीदाबाद का एड्रेस है, किसी राजू वर्मा के नाम पे रेस्टोरेंट, टिबेट से मैं सर। और इस नंबर से ऋतिक के फोन पर पिछले 2 हफ्तों में, मतलब 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की बात हुई है। और इस नंबर से ऋतिक के फोन पर लास्ट कॉल 22 अगस्त की सुबह 7:45 पर आया था। अरे कहाँ हो तुम? मैं पहुंच गया। ये जो फर्जी नंबर है राजू वर्मा के नाम पर, इसकी मोबाइल लोकेशन क्या है? सारे कॉल्स आरके नगर लोकेलिटी से किए गए। आरके नगर?
यहीं तो डॉक्टर गुप्ता भी रहते हैं। जी हाँ सर। कहीं ये घर का मामला तो नहीं है? आई मीन घर के अंदर का। ये जॉगिंग पर जाने वाली बात झूठ। ऋतिक उस दिन घर से निकला ही ना हो। सर अगर ऐसा है भी तो ऐसा करने की वजह क्या हो सकती है? गाइस, मैं तुमसे दोबारा पूछूं, जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दो। देखो, ऐसा लग रहा है ऋतिक किसी मुसीबत में है और तुम दोनों चुप रहकर उसकी मुसीबत और बढ़ा रहे हो। भैया तनाज, अभी कुछ देर पहले आंटी ने तबस्सुम का नाम लिया था और उसकी बेटी तनाज। हाँ, तनाज तबस्सुम आबा की बेटी है। तो भैया 1 साल पहले ऋतिक ने हमें एक लड़की से मिलवाया था, ये कहकर कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम भी तनाज ही था। चिल गाइस, इतना आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो तुम दोनों? हाँ, मीट माय गर्लफ्रेंड तनाज। हाय। तनाज तबस्सुम आपा की बेटी, हमारे घर में काम करने वाली की बेटी। पता नहीं भैया वो ही लड़की है या नहीं, पर जब हमने तनाज का नाम सुना तो हमें ये बात याद आई। धीरज और अजय ने ये पुलिस को बताया? शायद अभी तक नहीं बताया, लेकिन बताएंगे जरूर। हेलो, तनाज कुरैशी। यस स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू? पहले सिर्फ इतना बता कि तेरा ऋतिक गुप्ता के साथ चक्कर है या नहीं। क्यों, आप उनकी बीवी बोल रही हैं? आरके पुलिस स्टेशन से एएसआई नेहा बोल रही हूँ। तो पहले इंट्रोडक्शन देने में क्या प्रॉब्लम थी? ज्यादा स्मार्ट मत बन। तुझे मालूम है ऋतिक गुप्ता गायब है 4 दिन से? नहीं तो कैसे गायब हो गया? कहाँ चला गया? सुन, तूने सुनील भैया की शक्ल देखी थी जब हमने तनाज का नाम लिया था? हाँ यार, मुझे तो लगता है उन्हें पहले से ही पता था और वो तनाज यही वाली तनाज है। पर यार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ऋतिक ने कभी बताया नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड काम वाली की बेटी है। अब आगे एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी, लव अफेयर सबके सामने आने वाला था और ऋतिक के गायब होने की जड़ इसी प्रेम कहानी में मिलने वाली थी। ऋतिक गायब हुआ है, मुझे तो अभी आपसे पता चला है। ओ, अच्छा। वैसे सवाल हमारा ये था कि तुम्हारे और ऋतिक के बीच चल क्या रहा था? और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अजय और धीरज ने तुम्हारा नाम लिया है, तुम्हारा फोटो भी पहचाना है, ये भी बताया कि ऋतिक ने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहकर उनसे इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसमें झूठ क्यों बोलूंगी? बिल्कुल सच कहा उन्होंने। कैसे फंसाया तुमने ऋतिक को? माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर। जस्ट बिकॉज मैं एक काम वाली की बेटी हूँ, लोअर क्लास से, उसका ये मतलब नहीं आप मेरे लिए फास्टर टाइप वर्ड्स यूज करेंगे। और अगर आप ही के लैंग्वेज में जवाब दूं तो मैंने उसे नहीं फंसाया था। तुम्हारा ऋतिक के साथ अफेयर कैसे शुरू हुआ? तुम उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बनी? ये लंबे सही है? मैंने कोई जाल वाल नहीं बिछाया था। अम्मी की तबीयत खराब थी तो मुझे उनके घर ले गई थी काम के लिए। ये 2 साल पहले की बात है। नमस्ते मैम साहब। मैम साहब, वो मेरी तबीयत ज़रा खराब है तो 2-3 दिन तक नहीं आ पाऊंगी। क्या हुआ तबस्सुम? डॉक्टर को दिखाया तुमने? बस जा ही रही हूँ। ये मेरी बेटी है तनाज, 2-3 दिन तक यही काम संभाल लेगी मैम साहब। वो सब ठीक है, तुम जाओ पहले साहब के क्लिनिक से दवाई ले लो। बस अभी जा ही रही हूँ दवाई लेने। ठीक है, अपना ध्यान रखना। आओ बेटा तनाज। क्या हुआ, कुछ चाहिए? जी वो झाड़ू लगानी थी, मैडम ने कहा था कि इस कमरे से शुरू करें। अच्छा, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? नहीं आई हो यहाँ पे? जी वो मेरी अम्मी यहाँ काम करती हैं। अच्छा एक काम करो, दूसरा कमरा कर लो, इसे बाद में कर लेना। जी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तनाज। अच्छा तनाज, एक काम करो, 2 टोस्ट भी ले आओ। जी।
हे तनाज, तुम तनाज हो ना? जी। मतलब तुम वही तनाज हो जो मेरे घर पे काम करती, तबस्सुम आपा की बेटी तनाज। अच्छा, कहाँ जा रही हो? कॉलेज। कॉलेज? जी मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ। गुड यार। तो मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूँ? ओह हाय, बाय द वे आई एम ऋतिक। हाय। लव स्टोरी और अफेयर जो भी था वो दोनों तरफा था। मैंने नहीं, उसने सामने से अपना हाथ बढ़ाया था, मैंने हाथ पकड़ लिया। ये तेरे दोनों रूप, धूप छाँव, ये क्या है? ये स्टेटस मेंटेन कैसे करती हो? चोरी डकैती नहीं करती। मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ। मेरे कॉलेज में काफ़ी लड़कियाँ मुझे पसंद करते हैं, उनमें से कई पैसे वाले भी हैं। वही सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट करते हैं और मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। तो ये ऋतिक भी तेरे लिए गिफ्ट देने वाला बकरा रहा होगा, है ना? देखिए आप प्लीज़ तमीज़ से बात कीजिए। ऋतिक मुझसे प्यार करता था, मैंने ऋतिक को कभी बकरा नहीं माना था। हम एक रिलेशनशिप में थे, काफ़ी बार फिजिकल भी हुए, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने साथ में, लेकिन मैंने अपना रोना उसके सामने कभी नहीं रोया। 6 महीने पहले हमें ये समझ आ गया कि हमारे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। वो एक अमीर घर का लड़का और मैं एक गरीब घर की लड़की। इसकी अपनी खुद की जिम्मेदारियाँ है, अम्मी अब्बू का सहारा बना, उनकी ज़िंदगी बनानी है। और मेरा ऋतिक के गायब होने से कोई वास्ता नहीं है। 6 महीने पहले हम अलग हो चुके, कोई कॉन्टैक्ट नहीं। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ जा सकते हो, लेकिन सिर्फ यहाँ से, शहर छोड़कर नहीं। ऐसा तो मेरा खुद का कोई इरादा नहीं है, पर मैं दुआ करूंगी कि ऋतिक आप लोगों को जल्दी मिल जाए। लड़की बहुत तेज है, काफी स्मार्ट है सर, बहुत पहुंची हुई चीज लगती है। लेकिन इसने कुछ छुपाया नहीं, एक बार भी नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, लव अफेयर या जो भी कुछ था साफ साफ बता दिया सब कुछ। छुपाने का कोई फायदा नहीं था ना सर, उसे पता चल चुका था कि अजय और धीरज हमें सब कुछ बता चुके हैं। क्या लगता है तुम्हें ये ऋतिक को गायब कर सकती है? सर, सोमन नगर पुलिस मेहरौली को अभी 1 घंटे पहले जंगल के पास ही लाश मिली है। दिल्ली में मेहरौली इलाके की सोमन नगर पुलिस को 1 घंटे पहले जंगल के पास एक बोरी मिली। बोरी का मुंह जैसे ही खोला गया, उसमें से एक लाश बाहर आई। पापा, किसका फोन था पापा? पुलिस का? क्या कहा उन्होंने? ऋतिक की खबर मिली कुछ? पुलिस को ऋतिक की बॉडी मिली। जैसे प्लान हुआ था सब वैसे ही हुआ है। पुलिस को उसकी लाश मिल गई, अब आगे बोलो क्या करना है। हाँ हाँ, मैंने वो ऋतिक का फोन तोड़ के फेंक दिया था। आप ये बोलो ना पैसे का क्या हुआ? ये देखिए, बोरी में कोई सुराग नहीं मिला सर। ऑर्डर बहुत ही चालाकी से किया गया है। लड़का 22 तारीख को गायब होता है, फिर गुमराह करने के लिए फोन 3 दिन तक इधर उधर घूमता है और फिर डेड बॉडी मिलती है। सर आपने एक बात नोटिस की, डेड बॉडी तब मिलती है जब तनाज का एंगल सामने आता है। तुम्हारे लिए इस केस में सबसे बड़ी सस्पेक्ट तनाज है। सस्पेक्ट करना तो एक बात है, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग डाउट है इस लड़की पर। ऋतिक का यूं गायब होना, उसका मर्डर होना इस तनाज से जुड़ा हुआ जरूर है। दोनों के बीच में क्लास डिफरेंस देखिए सर, अजीब नहीं है? उससे भी अजीब बात तो यह है कि गुप्ता फैमिली की नाक के नीचे ये अफेयर चल रहा था और उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। नहीं, ये रॉड का घाव नहीं। आप ये घाव देख रहे हैं? ऐसा घाव रॉड से नहीं आता। रॉड नहीं है तो फिर और क्या है? ये कोई भारी चीज रही होगी, जो भारी के साथ साथ आगे से चपटी भी होगी। दरअसल उसने आधा जिम तो अपने रूम में बना रखा है, सारे इक्विपमेंट्स हैं उसके पास। ये डंबल हो सकता है क्या? मुमकिन है। हमें जहां तलाश करना चाहिए था वहां हमने ढूंढा ही नहीं। ये सब कुछ डॉक्टर गुप्ता के घर में हुआ। तुम सही कहनी थी ने, ऋतिक का गायब होना, उसके बाद उसका मर्डर, ये सब ऋतिक और तनाज के रिश्ते से ही जुड़ा है। तनाज ने हमें पूरा सच नहीं बताया। नेहा, तुम तनाज से बात करो, हम डॉक्टर गुप्ता के घर जाते हैं।
अम्मी अब्बू, आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मुझे पता है कि गुप्ता जी की बेटी की लाश मिली है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तनाज, तुमने ऐसा कैसे इतने अमीर घर के लड़के के साथ अपना रिश्ता बनाने का सोचा? अब्बू, रिश्ता मैंने नहीं, उसने बनाया था। मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने मना नहीं किया। अरे तो क्यों नहीं रोका खुद को? अम्मी, ये सारी बातें मेरे जहन में उस वक्त नहीं आई थी। वो लोग होंगे सो होंगे। और वैसे भी अम्मी, ये सारी बातें तो 6 महीने पहले खत्म हो चुकी है। अब उसके गायब होने से या मर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। खुदा के लिए आप लोग मुझ पर शक करना बंद कीजिए। मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। तनाज, आप इतने दिनों तक मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पाए, उसका मर्डर हो गया, और अब आप मुझे से कह रहे हैं कि आपको मेरे ही घर की तलाशी लेनी है। पूरी दुनिया को छोड़कर आपको बस हम ही पर शक है। हाँ, तो तुम्ही ने कहा था ना कि ऋतिक जिम नहीं जाता था, घर में ही वर्कआउट करता था। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हम ही पे शक करेंगे, हम पे, ऋतिक की अपनी फैमिली पे। पर आप लोगों को घर चेक करवाने में ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, हमें सिर्फ घर चेक करना है, वो भी आपके सामने। आपकी मौजूदगी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋतिक के सिर के पीछे जो घाव मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, पुलिस का मानना है कि वो डंबल से मारा है। क्या ऋतिक की हत्या के पीछे उसके अपने परिवार का हाथ था? और क्या इसकी वजह तनाज और ऋतिक का रिश्ता था? अब सिर्फ सच बताओ। सच मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ऋतिक और मेरा रिश्ता 6 महीने पहले खत्म हो चुका है। मेरी उसकी 6 महीने से कोई बातचीत नहीं है। अब अगर मेरे ब्रेक ऑफ के बाद वो मुझे लेके सीरियस हो गया था और अपने पेरेंट्स से अड़ गया था कि वो क्लास डिफरेंस में नहीं मानता, तो मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि जब उसके और मेरे बीच सब खत्म हो चुका था, तो अपने पेरेंट्स को क्यों बताएगा, और उसके पेरेंट्स गुस्से में ऐसा कोई कदम क्यों उठाएंगे? तो तुम्हारा कहना है उसकी फैमिली ने उसे नहीं मारा? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता उसे किसने मारा और क्यों मारा। मेरा उसका एक रिश्ता था, जिस रिश्ते की आप पूरी तरीके से बैंड बजा चुके हो। मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी लगता है कि मैं खुद एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ, मैंने उसे मारा था। परेशान कर दिया आप लोग ने मुझे। एक लड़के का मर्डर हुआ है, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। मजाक ना आप लोग कर रहे हैं। 4 दिन से वो गायब था, तब तो आप उसे ढूंढ नहीं पाए, और अभी सब नाटक करे कि उसे किसने मारा और क्यों मारा। मैं नहीं जानती उसे किसने मारा। कुछ मिला? कैसे मिलता? सब कुछ आप लोगों ने साफ जो कर दिया। मेरे भाई का मर्डर हुआ है। मर्डर करने वालों को पकड़ने की बजाय आप लोग हम ही पर इल्जाम लगा रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, तनाज और ऋतिक के अफेयर के बारे में आपको कब पता चला? अभी जब धीरज और अजय ने हमें बताया। लेकिन आप लोग जो ये कहानी बना रहे हो ना कि हमें उनके अफेयर के बारे में पहले से पता था और नाराज होकर हमने उसे मार दिया, ये एकदम बकवास है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग प्लीज शांति से हमें हमारे बेटे का शोक मनाने दीजिए। हम लोग पहले ही बहुत दुखी हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप लोग कुछ कर नहीं पाए और अब ये उल्टी सीधी कहानियां बना रहे। अरे हम तो पहले ही शौक में आ गए थे ये जान के कि हमारे बेटे का हमारी काम वाली की बेटी के साथ अफेयर था, जो हमें पता तक नहीं था। आप जल्दी से जल्दी बस हमारे बेटे की बॉडी हमें दे दीजिए। इसके अलावा ऋतिक के मर्डर का और क्या कारण हो सकता है? सर, अगर कोई कारण है भी तो क्या और किसके पास? अगर किडनैपिंग के एंगल का सोचें तो 4 दिन तक फिरौती के लिए एक भी कॉल नहीं आया। ये ऋतिक के दोस्त धीरज और अजय? इनका पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवाया सर, पर कुछ नहीं मिला। दरअसल ये तीनों स्कूल से ही साथ में हैं, तभी से दोस्त हैं। ऋतिक के कॉल रिकॉर्ड से हमें सिर्फ ये फर्जी नाम और एड्रेस वाला नंबर मिला है 44492032। इसके अलावा कुछ नहीं मिला। सिम कार्ड डीलर को बहुत तोड़ा सर, लेकिन राजू वर्मा के नाम के फर्जी पैन कार्ड के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसे याद ही नहीं है कि उसने सिम कार्ड किसको बेचा था। और एक बात सर, नेहा ने तनाज से पूछताछ की और उसे तनाज के ऊपर काफी गहरा शक है। हो सकता है तनाज ने अभी तक हमें सही कहानी ना बताई। तनाज अपने काम में बहुत अच्छी और मेहनती है। पर मैडम, ये सब सवाल आप पूछ क्यों रही हैं? और आप लोग बार बार तनाज को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाती हैं? ऋतिक गुप्ता मर्डर केस के बारे में पढ़ा होगा आपने। उसी मर्डर केस के सिलसिले में उसे पूछताछ के लिए बुलाते हैं।
लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं। तो मिस्टर ऋषिकांत, अब भी आपका यही कहना है कि तनाज एक बहुत अच्छी लड़की है और हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए? मैडम, अब तो आप उल्टा मुझे ही डरा रही हैं। पर जब मैंने उसका बायोडाटा देखा था तो उसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और उसे यहाँ पर 15 दिन हो गए ज्वाइन किए हुए। वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। उसे आपके यहाँ काम करते हुए सिर्फ 15 दिन हुए? जी मैडम। 31 जुलाई को उसने अपनी पहली नौकरी छोड़ी थी। फिर 7 अगस्त को उसने यहाँ पर हमारे ऑफिस में इंटरव्यू दिया और 12 को ज्वाइन कर ली। इससे पहले वो कहाँ काम करती थी? कोई जिम था। जिम? हाँ, AM जिम्नेजियम नाम का कोई जिम था। आप तनाज का बायोडाटा भिजवा सकते हैं तनाज को बिना बताए? जी हाँ, भेज देता हूँ। हाँ जी, गिरधरलाल चौहान ही बोल रहा हूँ। ये नीलम कॉम्प्लेक्स में शॉप नंबर 24 जो है, इसके आप ओनर हैं या ब्रोकर? हो जी, वो मेरी दुकान है, मालिक हूँ उसका। आपको दुकान किराए पर चाहिए क्या? असलम मुईउद्दीन चला रहा था इस जिम को। वही घर आकर चाबी दे गया और कह रहा था कि रेंट बहुत भारी पड़ रहा है, अब और नुकसान नहीं झेल पाएगा। हमें असलम मोइनुद्दीन का नंबर दो और हाँ, जिम की चाबी। मैं जिम चेक कर। सर, नंबर तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जिम तो खाली पड़ा है। आप वहाँ क्या देखेंगे? ये ऋतिक गुप्ता है, उस जिम में आता था। ये तो वही लड़का है जिसकी कल अखबार में फोटो छपी थी। और ये इस लड़की से मिलने आता था जिम में। ये तो जिम की रिसेप्शनिस्ट है सर, मगर मैं इस लड़के को नहीं जानता। सर, मैं तो वहाँ सिर्फ किराया लेने जाता था। बाकी ये लड़का अगर जिम में आता भी है तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी मैं असलम ही बोल रहा हूँ। AM जिम मेरा ही था, मैं ही चलाता था। असलम, RK नगर पुलिस स्टेशन आ जाओ, कुछ बात करनी है। जी जान सकता हूँ किस सिलसिले में? अरे घबराओ मत, आ जाओ, बात करनी है। ओके? जितना मुझे याद है कि असलम ने सब सामान बेच दिया था। वैसे ये इतना बड़ा जिम है भी नहीं। सर, मैडम, आप ये तो बताओ कि आप ढूंढ क्या रहे हो? जिम की रिसेप्शनिस्ट तनाज कुरैशी का अफेयर था ऋतिक गुप्ता के साथ। ऋतिक गुप्ता वो लड़का जिसका मर्डर हुआ। आपको क्या लग रहा है, इस शॉप में कुछ हुआ है? जी हाँ, ऋतिक का मर्डर डंबल से किया गया। डंबल, वो वेट जिससे लड़के जिम में कसरत करते हैं। सर, मैं तो आज भी अपना जिम शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए कोई सस्ती जगह देख रहा हूँ। पर सस्ती जगह की प्रॉब्लम ये है सर कि वहाँ कोई बड़े क्लाइंट नहीं आते। शॉप का किराया निकालना मुश्किल हो रहा था सर। अब हालत ये है कि सोच रहा हूँ कुछ दिन वापस से ट्रेनर की जॉब कर लूँ। तनाज कुरैशी को जानते हो? जी हाँ सर। क्या हुआ उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने 22 अगस्त को ऋतिक गुप्ता का मर्डर किया तुम्हारे जिम में। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मेरे यहाँ से 31 जुलाई को नौकरी छोड़ के चली गई थी। उस मंथ की सैलरी भी नहीं दे पाया था मैं उसे। आजकल शायद किसी ट्रैवल एजेंसी में जॉब कर रही है। उसके बाद वो कभी वापस जिम में आई ही नहीं। असलम, 25 अगस्त को तुमने जिम की चाबी दुकान के मालिक गिरधर को लौटाई थी। लौटानी पड़ी सर, क्योंकि जिम में कोई क्लाइंट बचे ही नहीं थे। मैंने सबको फ़ोन किया मेंबरशिप रिन्यू कराने के लिए, पर ज़्यादातर क्लाइंट बड़े और अच्छे जिम में मेंबरशिप ले चुके थे। मेरे पास जिम बंद करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। ठीक है, जा सकते हो तुम। सर, जिम पूरा खाली कर दिया और यहाँ ऐसा कुछ मिला भी नहीं जिससे अंदेशा हो कि यहाँ कोई मर्डर हुआ है। पर डेफिनेटली यहाँ कुछ हुआ है। सही कह रहे हो तुम, कुछ तो जरूर हुआ है वहां पर। ये तनाज अब भी सच नहीं बोल रही है। तनाज और ऋतिक का ब्रेकअप दोनों की मर्जी से नहीं हुआ और आई एम श्योर ये जिम वाला असलम भी कुछ छुपा रहा है। पुलिस असलम पर भी नजर रखे हुए थी ताकि उसके और तनाज के बीच कोई कड़ी मिल सके जिसकी वजह से वो ऋतिक की हत्या करने में शामिल था। पुलिस को अभी तक कोई बड़ी लीड नहीं मिली थी और सबसे बड़ा सवाल यह था कि ऋतिक का फोन किसके पास था जो उसे पूरे शहर में लेकर घूम रहा था, और वो फोन नंबर किसका था जिससे उसको आखिरी कॉल आया था। आखिर पुलिस को वो ब्रेक मिल ही गया। जी कहिए। इकबाल शेख? हाँ मैं ही हूँ। पुलिस, चलो कुछ बात करनी है तुमसे। बात करनी है? लेकिन मुझसे क्या बात करनी है? अरे चल, डर क्यों रहा है, आजा। अरे हाँ, हो कौन?
और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अभी बताया ना, पुलिस। हाँ, पर आपको मुझसे क्या बात करनी है? तू डर क्यों रहा है? कोई मर्डर किया तूने? चल डर मत, आने चल के बात करते हैं। साहब, क्या बात करनी थी? कुछ खास नहीं रहे, बस तेरे से जानना था कि तू असलम मोइनुद्दीन को जानता है क्या? कि अपना नीलम कॉम्प्लेक्स में एएम जिम्नेजियम नाम का जो जिम चलाता था। पूरी कुंडली बनाई है हमने तेरी। ये देख, 22 अगस्त को दिल्ली में तू कहां कहां गया, क्या क्या देखा, कौन सा पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल किया, सब कुछ। जैसे प्लान हुआ था सब वैसे ही हुआ है। पुलिस को उसकी लाश मिल गई है, अब आगे बोलो क्या करना है। इकबाल, पहले ये बता, तूने ऋतिक का फोन तोड़ के फेंका कि नहीं? मैंने वो ऋतिक का फोन तोड़ के फेंक दिया था। आप ये बोलो ना, पैसे का क्या हुआ? इकबाल, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, 2-4 दिन आराम से बैठ, मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे। यार असलम तो बोला था काम होते ही 50,000 मिलेंगे करके। साहब, मैंने मर्डर नहीं किया है साहब। मैं बस 24 की रात को वहां टेम्पो लेके गया था बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, और 22 अगस्त से उस ऋतिक का फोन लेके मैं दिल्ली में घुमाया। फरीदाबाद से एक राजू वर्मा के नाम पे फर्जी सिम कार्ड लेके मैंने असलम को दे दिया था साहब। और किसके कहने पे तूने ये सब किया? बहुत ही बारीकी से जांच करने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम इकबाल शेख तक पहुंच गई। असलम के कॉल रिकॉर्ड से उन्हें इकबाल का नंबर मिला था जब इकबाल ने 25 अगस्त को असलम को उसके मोबाइल पर फोन किया था। सिर्फ 25 अगस्त ही नहीं, उसके बाद भी इकबाल और असलम में पैसों को लेकर बात होती रही। और अब असलम मोइनुद्दीन इस पूरी प्लानिंग का खुलासा करने वाला था और बेहद चौंका देने वाला सच सामने आने वाला था। देख, इसने तो सब कुछ प्यार से बता दिया है, अब तू सोच ले, मार खाने के बाद बताना है तुझे या फिर ऐसे ही बताएगा? सब गलती हो गई। गलती नहीं, मर्डर हुआ है। चल बोल। सब प्लान मेरा नहीं, तनाज का था। मैं तुझे पहले दिन देखते ही समझ गई थी कि तू बहुत पहुंची हुई चीज है। सही पहचाना था आपने। क्यों मारा ऋतिक को? इसलिए कि उसने चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया तुझे? मेरी जूती भी ना फेंक सके कोई। मैंने उसे छोड़ा था, उसने मुझे नहीं। उसकी तो हालत खराब हो गई थी जब मैंने कहा था कि ब्रेकअप कर देते। और असलम साथ में काम करते थे, मुझे असलम पसंद आ गया। तो फिर मारा क्यों ऋतिक को? इकबाल ने सब बता दिया है हमें, कैसे इसने सिम कार्ड लाकर दिया था तुम लोगों को। नए नंबर से फंसाया था ना? क्यों? कैसे हो आप? कौन? क्या ऋतिक, तनाज इतनी भी आसानी से भूलने वाली चीज नहीं है। हे तनाज, कैसी है तू? एकदम मस्त, मजे में। तूने नंबर चेंज किया क्या? तेरा नाम नहीं है फोन में? हाँ, ये सब छोड़ना, ये बता हम कब मिल रहे? क्या यार तनाज, कहीं चलते हैं ना? कब तक ये रोज रोज वॉक पे जाते रहेंगे? हाँ यार, मैं भी यही सोच रही थी। तो फिर कल चले? तो कल मॉर्निंग वॉक पे आ, फिर मिलते हैं। वैसे जिम चले जाएंगे, मेरे काम का लास्ट दिन है, और वैसे भी जिम भी खाली होगा, कोई नहीं होगा वहाँ, तो इसी बहाने हमारे भी काम में आ जाएगा। पक्का ना? पक्का। काम हो गया, कल आ रहा है। अरे खाओ तुम, मैं पहुंच गया। क्या बात है, इतनी बेचैनी? तो फिर बात घूम फिर के वहीं आ गई। ऋतिक ने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हें गुस्सा आया, इसलिए तुमने उसे फंसाया, बुलाया और मार दिया। बोलना,
से पूछ रहे हैं, बोल। वो मुझे लात मारे, इतनी उसकी औकात नहीं थी। मैं आप लोग से पहले भी कह चुकी हूँ, मैंने उसे छोड़ा था, उसने मुझे नहीं। अरे एक बार छोड़ दिया था तो दोबारा क्यों फंसाया? मारा क्यों उसे? अमीर मुर्गों को फंसाने की आदत है ना तेरी। अपने लिए नहीं मारा था, असलम के लिए मारा। मैं प्यार करने लगी थी इससे। मैंने एक ट्रैवल एजेंसी में इंटरव्यू दिया है, 25,000 सैलरी बोली है, अब देखते हैं कितना देते हैं। तेरा तो फिर भी कुछ हो जाएगा, मेरा पता नहीं। क्या क्या ख्वाब देखे थे सब अधूरे रह जाएंगे। देख तू टेंशन मत ले, तेरा बेजूम फिर से शुरू हो जाएगा। अरे पैसे चाहिए यार, कब तक ऐसे ट्रेनर की जॉब करके पैसे जोड़ पाऊंगा? एक मोटा तगड़ा अमाउंट चाहिए, 15-20 लाख रुपए। तो लाते हैं 15-20 लाख। 15-20 लाख कहाँ से लाएंगे? ये सीधी तरकीब से एक झटके में तो आने से रहे। किसको किडनैप कर ले? किडनैप किसको करेंगे? देख मेरे पास एक बकरा है, मेरे पीछे लट्टू था। कुछ महीने पहले मैंने ब्रेकअप कर दिया, बहुत हल्ला मचाया था उसने। कौन वो ऋतिक गुप्ता? हाँ भाई, बाप डॉक्टर है, बड़ा सा क्लिनिक है, बहुत पैसा है उनके पास। 15-20 लाख तो हाथ की मैल है उनकी। पर किडनैप करेंगे कैसे? बच्चा थोड़ी है वो। उसकी टेंशन मत ले, मैं उसे जब जहाँ बुलाऊंगी अपने आप आ जाए। चल मान ले वो आ गया, फिर क्या करेंगे? किडनैप करके पैसे मांगेंगे, उसके बाद जैसे ही उसे छोड़ेंगे सीधा पुलिस के पास जाएगा वो जानता है तुझे। छोड़ेंगे क्यों, मार देंगे। तो तुम लोगों ने बस ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बना लिया उसे फंसा के मारने का? मारते नहीं तो क्या करते, वो पहचानता था मुझे। फिरौती भी मांगी थी तुम लोगों ने? नहीं, वहीं प्लान गड़बड़ा गया। पैसे मांगते उससे पहले ही आप लोग तनाज तक पहुंच गए थे। असलम, क्या पूछा पुलिस ने? उनके कुछ पूछने से पहले ही मैंने अफेयर और ब्रेकअप वाली बात बता दी। यार तनाज, ये पुलिस पहले ही तुम तक पहुंच गई। असलम, अब हम फिरौती नहीं मांग सकते, उन्हें मुझ पर पहले से ही शक है। ये तो बेमतलब लेने के देने पड़ गए ना। ये सब ना उस ऋतिक के बेवकूफ दोस्त अजय और धीरज की वजह से हुआ। गलत टाइम पर पहुंच गए और मेरा नाम सुनते ही सब बक दिए, वरना ऋतिक की फैमिली को हमारे बारे में कुछ पता कहा था। तो तुम लोगों ने पैसों के लिए यूं ही बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाया, ऋतिक को फंसाया, बुलाया और मार दिया। तनाज के माँ बाप को सच जानकर गहरा सदमा लगा था कि जिस बेटी को पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की थी वो क्रिमिनल बन चुकी थी। उसी घर के बेटे का खून करके, जहां उसकी मां ने 4 साल मेहनत करके उसके लिए अच्छी जिंदगी कमानी चाहिए। ऋतिक की फैमिली ये मान ही नहीं पा रही थी कि उनकी पीठ पीछे ऋतिक और तनाज का अफेयर चल रहा था। यहां तक कि दूसरी बार भी उनकी जानकारी के बिना यह अफेयर फिर से शुरू हुआ, जिसके माध्यम से तनाज ने ऋतिक को अपने जाल में फंसाया और अंत में वही उसकी दर्दनाक मौत का कारण बना। असलम मोइनुद्दीन, इकबाल शेख और तनाज कुरैशी को ऋतिक गुप्ता की हत्या करने के जुर्म में बुक किया गया है। ये बात सिर्फ चौंकाने वाली नहीं थी, बल्कि अविश्वसनीय थी कि तनाज कुरैशी को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। यहां तक कि उसे इस भयानक हत्या को अंजाम देने में कुछ भी आपराधिक, कुछ भी गलत नहीं लगा था। अपना मतलब, अपना स्वार्थ एक तरफ है, पर इसके बावजूद कोई अपराधी ये क्यों नहीं देख पाता है कि जुर्म करके किसी और की जिंदगी बर्बाद करते समय वो बेमतलब ही अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा रहा है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
साहब, डॉक्टर साहब, जरा इनको देख लीजिए ना, इन्हें बहुत दर्द हो रहा है, ये सो नहीं पा रहे। आप एक काम कीजिए, नर्स स्टेशन पे जाके दवाइयाँ ले आइए। ठीक है, मैं जल्दी ले आती हूँ। मैडम, जल्दी से हमको ये दवाइयाँ दे दीजिए, डॉक्टर साहब ने मंगवाए हैं। अक्कड़ बक्कड़, ये कौन सी दवाई है? हमें नहीं पता, डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है। कौन से डॉक्टर? वो जो वार्ड में है ना डॉक्टर साहब, उन्होंने ही लिख के दिया है। डॉक्टर, आप अभी राउंड पे गए थे? मैंने आपको जाते हुए नहीं देखा। मैं तो यही हूँ, अभी राउंड का टाइम नहीं हुआ है। पर वो दूसरे डॉक्टर साहब तो राउंड पे है, वार्ड नंबर 9 में। आज की नाइट शिफ्ट में मैं अकेला हूँ, कोई दूसरा डॉक्टर है ही नहीं। कांस्टेबल उठिए, उठिए! ये सब क्या हो रहा है? कौन आया था इस वार्ड में? कौन आया था? ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? सर, मैं जल्दी से हूटर बजा के आती हूँ, शायद कातिल अभी भी हॉस्पिटल में ही हो। 6 वार्ड नंबर 9 को गोली मारी गई है। शूटर डॉक्टर के लिबास में हॉस्टल के अंदर घुसा था। हॉस्पिटल के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और अंदर सिक्योरिटी गार्ड हर तरफ उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन उदय चौहान मर चुका है सर, उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। मैं पुलिस को और उसकी पत्नी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल्स इस शूटिंग के दौरान सोते हुए पाए गए। इस मामले ने पूरे प्रशासन पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। आखिर चूक कहां हुई थी और उदय चौहान की हत्या के पीछे का मकसद क्या था? जल्द से जल्द इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढे जाने बहुत जरूरी थे। आपने देखा नहीं कि इस पर्ची पर अक्कड़ बक्कड़ लिखा हुआ है? मैडम, पर्ची पर ध्यान ही नहीं गया। मेरे पति बहुत तकलीफ में थे, वो सो भी नहीं पा रहे थे। उस आदमी ने जो लिख कर दिया, मैं तुरंत लेकर नर्स के पास भागी। मैडम, मैं जानती थी कि रेसिडेंट डॉक्टर शरद पुजारी अपने कैबिन में है, क्योंकि जब वो राउंड पे होता है मुझे पता होता है। ये ड्यूटी कर रहे थे तुम लोग? बिस्तर घोड़े बेचकर सो के? 4 दिन से लगातार हम लोग डे नाइट की ड्यूटी कर रहे थे सर, गलती से आंख लग गई सर। सर, एक साथ 4 अंडर ट्रायल का इलाज चल रहा था। 4 अंडर ट्रायल्स का इलाज चल रहा है और तुम लोग सफाइयां दे रहे हो कि झपकी आ गई। एक बंदा गन में साइलेंसर लगा के सबके सामने उदय को गोली मारकर चला जाता है और तुम लोग सोते रह जाते हो। अरे अगर आंख खुली होती तो उदय बच जाता। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? ड्यूटी पे वर्दी में सो रहे हो। सर आइए, सिक्योरिटी चीफ महेंद्र गुप्ता जी, आपके पास कितने एक्सक्यूजेस? सॉरी सर। सर 4 CCTV कैमरास लगे हुए हैं कॉरिडोर, लॉबी और बाहर एंट्रेंस के पास, लेकिन सर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड सो रहे हैं, कांस्टेबल सो रहे हैं, CCTV कैमरा काम नहीं कर रहे। सिक्योरिटी के नाम पे मजाक लगा के रखा आप लोगों ने। एक CCTV कैमरा बाहर एंट्रेंस के पास काम कर रहा है सर, उसमें वो आदमी दिखाई भी दे रहा है। तो फिर जाइए उसका फुटेज लेकर आइए, या अर्जी दूं तब लेकर आएंगे? सर, ये लालू कुमार बेड नंबर 9 पे था, इसका मलेरिया का इलाज चल रहा है। वो किशन मिश्रा बेड नंबर 10 पे था, उसका पैर टूटा हुआ है। और तुम सो रहे थे? सर मैं उठ गया था जैसे आवाज हुई। एक बंदा वार्ड में घुसा, विक्टिम पर गोलियां चलाई और चला गया, तुम्हें पता नहीं चला? और तुम दोनों, तुमने देखा था गोली चलाने वाले को, या फिर उदय को मरवाने में तुम दोनों का हाथ है? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। साहब, मैं इस उदय को जानता तक नहीं हूँ, जेल में मिला था 2-3 बारी, कोई ज्यादा जान पहचान नहीं है। और आप फालतू में ये क्यों बोल रहे हो कि हमने मरवाया उसे? पैर फ्रैक्चर है ना तेरा, साले हाथ भी कर दूंगा। आप हमें क्यों धमकी दे रहे हो? आपके लोग सो रहे थे, जो बोलना इनको बोलो। अभी किशन बता दे कौन था, कुछ न कुछ इंतजाम करूंगा तेरे लिए। देखा है ना, हमारी बुरी तरह से क्लास लग रही है। मुंह पे मास्क लगाया हुआ था उसने, और जो रात में डॉक्टर साहब चेकिंग के लिए आते हैं, उनका नाम मुझे नहीं मालूम। साहब, हमको तो लगा था वो रात वाला ही डॉक्टर है राउंड पे। इंस्पेक्टर, मैंने डॉक्टर शरद और बाकी डॉक्टर से बात की है। जनरली नाइट शिफ्ट में सिर्फ डॉक्टर शरद ही राउंड्स पर होते हैं, और जब ये हादसा हुआ वो अपने केबिन में था। डॉक्टर, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की रेपुटेशन का तो छोड़िए, आपके इस हॉस्पिटल पर भी कई सवालिया निशान खड़े किए जाएंगे। एक कातिल बड़ी आसानी से हॉस्पिटल में घुसा डॉक्टर के भेष में, एक अंडर ट्रायल पेशेंट को शूट किया और उतनी ही आसानी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया।
मुझे लगता है इस हादसे का कनेक्शन सेंट्रल जेल से ही है। अभी 4 दिन पहले ही किडनी स्टोन्स के चक्कर में उदय को यहाँ शिफ्ट किया गया था। सर, सीसीटीवी फुटेज में कातिल दिखाई दे रहा है। बड़ी आराम से अंदर आया है। ऐसा लगता है उसे पहले से पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। ये हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स में से कोई भी नहीं है। हम इस तरह का कैप, कोट और मास्क पहनकर कभी नहीं आते। इसे देखकर तो लग रहा है कि ये सिर्फ कत्ल करने के लिए ही अंदर आया था। पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ यही है कैमरा जो काम कर रहा है? हाँ सर, बाकी सारे खराब हैं। मैंने उन्हें ठीक करने के लिए कई बार रिक्वेस्ट भी डाली है और मैंने ये रिक्वेस्ट पास भी कर दी थी, लेकिन वो सीसीटीवी वेंडर अभी तक नहीं आया इसे ठीक करने के लिए। तो फिर एक काम करते हैं, इस सीसीटीवी वेंडर को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये ठीक रहेगा डॉक्टर हरीश? इंस्पेक्टर साहब, हमें कौन सा मालूम कि इस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ होने वाला है। सर, कातिल डॉक्टर के भेष में वार्ड नंबर 9 में राउंड पर आया और फिर उसने शालिनी को धोखे से नर्स के पास भेज दिया और फिर सीधा उदय चौहान को अपना निशाना बनाया। उसे पता था कि वो कहाँ से हॉस्पिटल में इतने सारे वार्ड्स हैं, लेकिन वो सीधा वहीं पर ही गया। कातिल का उदय चौहान के साथ जरूर कोई झगड़ा रहा होगा। इससे पहले कि ये केस बढ़ा, हमें इसकी तह तक पहुंचना होगा। वैसे उदय चौहान का केस क्या था? किस जून के लिए ट्रायल बताइए। उदय चौहान एक मर्डर केस में ट्रायल पर था और ये मर्डर केस 2 साल पहले का है। 1 हफ्ते पहले उदय चौहान ने अपने पेट में बहुत तेज दर्द होने की शिकायत की थी। इनफैक्ट वो दर्द की वजह से जेल में बेहोश हो गया था। हमने उसी दिन 5 जून को उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसके अगले ही दिन 6 जून को उसका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर हरीश जैन ने उदय चौहान को 1 हफ्ते के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने को कहा था। उसके बाद ही उसे जेल में लाया जाना। दरअसल उदय चौहान अपने साडू यानी कि अपनी पत्नी प्रतिभा चौहान की बहन गायत्री तिवारी के पति केतन तिवारी की हत्या के मामले में ट्रायल पर था। गायत्री भाभी, आपने कुछ सुना? क्या सुना बिरजू? भाभी, उदय भैया नहीं रहे। कल अस्पताल में किसी ने गोली मार दी उन्हें। मम्मी, उदय मौसा ने पापा को क्यों मारा था? क्या किया था उन्होंने? बोलो ना मम्मी, क्यों मारा था उन्हें? मम्मी, किसने मारा पापा को? बोलो ना मम्मी, किसने मारा पापा को? उदय चौहान ने अपनी पत्नी की छोटी बहन के पति की हत्या की थी। जी हाँ, केतन तिवारी की। हाँ। उदय, ये क्या हुआ? आपकी कमीज पर इतना सारा खून कहाँ से आया? उदय, कुछ तो बोलिए, बताइए ये सब क्या हुआ? जिया जी, आपने उसे क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा गायत्री, मैं उसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसने मुझ पे हमला किया। लेकिन आपने उसे मार डाला। क्यों किया आपने ऐसा? गायत्री, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे नहीं मारा है साहब। मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने केतन को नहीं मारा है साहब। अरे मैं तो दुकान से घर लौट रहा था तो रास्ते में केतन आकर मुझसे झगड़ा करने लग गया। ऐसे ही तो झगड़ा नहीं शुरू किया होगा, कुछ तो बात हुई होगी। दारू पीने के लिए पैसे मांग रहा था और जब मैंने देने से मना कर दिया तो झगड़ा करने लगा मुझसे। उदय भाई साहब, तुमने मुझे पैसे देने को क्यों मना किया? इसलिए केतन कि मैं नहीं चाहता हूं कि तेरी जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो। देख, जिद मत कर, पैसे नहीं मिलेंगे। साले, और जो तू मेरी बीवी के साथ मिलकर कर रहा है वो मैं आंख बंद करके देखता रहूं? केतन, तो अपनी हद से बाहर जाके बात कर रहा है और ये क्या नाम सुना बोल रहा है बीवी के बारे में? तो बस मुझे पैसे दे और जो करना है कर ले मेरी बीवी के साथ। केतन, तेरा दिमाग सड़ चुका है, तो बात करना बेकार है। मेरा दिमाग सड़ गया है या तेरी नीयत? तेरी बीवी को पता है कि तू उसकी बहन के साथ जो कर रहा है? बंद कर अभी बकवास। मुझे बस पैसे दे, मुझे बस पैसे दे और मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। और जब मन करे तब घर आ जाना, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। और जो करना कर लेना मेरी बीवी के साथ। तुझे तो एक फुट कौड़ी नहीं मिलेगी अब, तो चाहे कर लेना।
साहब वो अपने साथ चाकू लेकर आया था। मैं तो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो केतन है ना, मेरी पत्नी प्रतिभा, उसकी बहन गायत्री जो उसकी पत्नी है, दोनों के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। मैं चुपचाप सुन रहा था साहब, कुछ नहीं किया मैंने। फिर साहब उसने चाकू निकाला और वार भी उसने किया। साहब मैं तो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे बचा रहा था कि उसकी हथेलियां तक काट डाली। उसके एक एक अंदरूनी अंगों के चिथड़े चिथड़े कर दिए तूने। मैं सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। बदला, उदय चौहान की हत्या की साफ साफ यही वजह दिखाई दे रही थी। लेकिन हकीकत यह थी कि जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया था, हॉस्पिटल में भर्ती एक अंडर ट्रायल अपराधी को इलाज के दौरान हॉस्पिटल के अंदर ही मार दिया गया था। इससे स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। एक अंडर ट्रायल मुजरिम की अस्पताल परिसर में हुई हत्या ने सुरक्षा, पुलिस और प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मरीज अस्पताल के अंदर सुरक्षित है? एक हत्यारा डॉक्टर की वेश में अस्पताल के अंदर चला आता है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं होती, और बाद में पता चलता है कि हादसे के वक्त मरीजों की सुरक्षा का ख्याल न रखते हुए अस्पताल के सभी लोग सो रहे थे। इस घटना पर देश की जनता से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कड़ी निंदा की जा रही है। ये अंदरूनी मामला है। सुप्रिया, उदय की पत्नी प्रतिभा और प्रतिभा की छोटी बहन गायत्री से बात करो, जिसके पति की हत्या की थी उदय ने। सर। ओम, इनके कॉल रिकॉर्ड निकलो और खबरी गोविंद को कहो कि पता करें। अगर प्लान सेंट्रल जेल में बना है तो जरूर इसमें कोई हिस्ट्री शीटर शामिल होना चाहिए। 100% यही हुआ होगा सर। उदय को जेल से हॉस्पिटल लाना और फिर 4 दिन के अंदर आकर उसको मार देना, ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। कैसे भी करके हमें इस शूटर का पता लगा। 1 सेकंड भी नहीं है हमारे पास गंवाने के लिए, ऊपर से बहुत प्रेशर है। राइट सर। जैन सर, हम इस केस पे लगे हुए हैं सर। विक्रम, अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाओ। जो मारा गया वो अंडर ट्रायल था, हमारी कस्टडी में था। काफी सारी एजेंसीज, एनजीओ आवाज उठा रहे हैं। आई नो सर। जो कंपेंसेशन देना होगा वो अलग है, लेकिन हमारे लोग क्राइम सीन पर हादसे के वक्त सो रहे थे। इस बात को बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है। विक्रम, जिसे तोड़ना है तोड़ो। ये मर्डर हमारी कस्टडी में हुआ है, कटघरे में हमें खड़ा किया जाएगा। सर ट्रस्ट मी, हम इस केस को जल्द से जल्द क्रैक कर लेंगे। अभी सिर्फ सस्पेंड हुए हो, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो गई है। चार्जेस लगेंगे, इंक्वायरी बैठेगी। समझ रहे हो ना? सुनील, सौरभ, अवधेश, कपिल। गलती हो गई सर। ये सिर्फ गलती नहीं है, तुम लोगों की लापरवाही की वजह से सवाल हमसे किए जा रहे हैं, जवाब हमें देने पड़ रहे हैं। बोलो, किसने मदद की थी उसकी? कौन है ये आदमी? ये आदमी गन पे साइलेंसर लगाकर सीधा अंदर आता है, वो भी उस वक्त जब तुम लोग वर्दी में तैनात थे। बोलो, कौन है ये? ये आदमी सीधा हॉस्पिटल में आता है, उदय चौहान को गोली मारकर निकल जाता है। इत्तेफाक नहीं हो सकता ये। इसे पता था कि उदय चौहान कहां पर है। ये बड़े आराम से अंदर आया, अपना काम करके निकल गया। क्यों? क्योंकि तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। तुम लोगों ने मौका दिया इसे ये सब करने का। क्या तुम्हारी बहन गायत्री जानती थी कि तुम्हारे पति को किडनी स्टोन हुआ है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है? मैं और मेरी बहन ज्यादा बात नहीं करते। पिछले 2 सालों में तो मुश्किल से हमारी बात हुई होगी, इसीलिए मैं नहीं जानती कि उसे पता था भी या नहीं। जब तुम्हारे पति हॉस्पिटल में भर्ती थे तो मुझसे मिलने गई होगी। क्या उसने कभी धमकी या किसी खतरे का जिक्र किया? इसे देखो, यह आदमी हॉस्पिटल में सिर्फ तुम्हारे पति को मारने के लिए गया था। पिछले 2 सालों में मैं जब भी उनसे मिली हूँ, उन्होंने सिर्फ हमारे बेटे राहुल के बारे में बात की, उसके बारे में पूछा। मेरे पति को अपने किए पर पछतावा था। प्रतिभा, राहुल की पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? वो स्कूल तो जा रहा है ना? हाँ, सब ठीक है। अभी राहुल की चिंता मत कीजिए। और वो डॉक्टर क्या बोल रहा है? ये पत्थर निकल तो जाएगा ना? हाँ, उन्होंने कहा है कि कल ऑपरेशन के बाद निकल जाएगा। और वो वकील क्या बोल रहा है? पिछले 2 साल से ऐसे ही चल रहा है प्रतिभा, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बोल रहे थे कि पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मर्डर का आरोप तो लगेगा ही। इस बीच में अपनी बहन से 1-2 बार मिली, उसके आगे हाथ फैलाए ताकि वो हमारी मदद करे। मदद करे तुम्हारे पति को बचाने में? जी मैडम। मेरे पति कोई खूनी नहीं थे, उनसे गलती हुई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो तो बस एक एक्सीडेंट था। भाभी, अगर आपने उदय चौहान के हक में एक शब्द भी और कहा ना, तो मैं उसे चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो सुशील,
तुम्हारा भाई अपने साथ साथ मेरी बहन की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा था। अरे केतन भैया के मरने के बाद आप चाहे जो कह लो प्रतिभा जी, पर मरा मेरा भाई है और पूरा बेनिया गांव जानता है कि आपके पति का यहाँ इस घर में काफी आना लगा रहता था। चुप करो सुशील। अभी अगर आप मुझे चुप करा रही हैं तो इसका ये मतलब है कि आप उदय की तरफदारी कर रही हैं, और अगर आपने कोर्ट में ये कहा कि उसका इरादा भैया को मारने का नहीं था तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो तुम्हारे भाई को नहीं मारना चाहते थे। केतन खुद आया था चाकू लेकर। और गायत्री, तुम खुद गई थी ना उनसे मदद मांगने। मदद मांगने गई थी जिया जी से, केतन को मारने को नहीं कहा था उनसे। उदय ने केतन का खून नहीं किया है, वो एक हादसा था और ये तुम अच्छी तरह जानती। प्रतिभा, साफ साफ बताओ, क्या तुम्हारी बहन उदय से बदला लेना चाहती थी? मुझे मेरी बहन पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो सुशील, मुझे यकीन है ये सब कुछ उसी ने किया है। मेरे पति तो सिर्फ मेरी बहन की शादी बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सुशील, उसी ने मेरे पति को मारा है। सर, जो एक सीसीटीवी काम कर रहा था उसमें कुछ मिला। क्या मिला गुप्ता? सर, मर्डर से 4 दिन पहले 6 और 7 जून को 2 लोग हॉस्पिटल में आते जाते दिखे हैं। सर, सेंट्रल जेल के कांस्टेबल चंदर, जो उस दिन हॉस्पिटल में मौजूद था, उसने हमें बताया कि ये दोनों भी हिस्ट्री शीटर्स हैं और ये दोनों भी उसी सेंट्रल जेल में कैदी थे जहां ये उदय चौहान था। सर, ये देखिए, ये दोनों 7 जून को भी आए थे। यही हैं दोनों हिस्ट्री शीटर। सर, ये दोनों कौशिक गुलाटी और शब्बीर खान हैं। इनको 1 महीने पहले बेल दी। मनीगढ़ सेंट्रल जेल में थे दोनों। उदय भाई, चलते हैं फिर हम लोग, मिलेंगे फिर कभी। चलते हैं, हमारा आना जाना तो लगा ही रहता है। कौशिक गुलाटी और शब्बीर खान हॉस्पिटल में उदय से मिलने आए थे। सर, ये तो पता नहीं कि उदय से मिलने आए थे या नहीं, पर ये दोनों बेल पर बाहर हैं और सुपारी उठाते हैं। इनकी लंबी हिस्ट्री है सर, मैं जानता हूँ, प्रोफेशनल है। ये सुपारी उठाते हैं। ये दोनों हॉस्पिटल टारगेट की पोजीशन जानने ही आए होंगे। और हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरा खराब है, इस बात का अंदाजा था ही नहीं। उस्मान, ये दोनों कौशिक गुलाटी और शब्बीर खान दोनों मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। जिस भी बिल में हो खोद के निकाल। जी सर। राइट इंस्पेक्टर। कौशिक गुलाटी और शब्बीर खान दोनों ही मई के महीने में बेल पर बाहर आए थे, 17 मई को। दोनों ही 12 नंबर बैरक में थे, सेल नंबर 3 में। और किशन मिश्रा भी उन्हीं के साथ था। किशन मिश्रा? जी। ये भी हॉस्पिटल में एडमिट था, मिल चुका हूं मैं इससे। पैर फ्रैक्चर था इसका, राइट? राइट इंस्पेक्टर। बाथरूम के पास फिसल जाने से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वो इस वक्त जेल में है? जी इंस्पेक्टर। दरअसल जितने भी लोग अंडर ट्रायल पर थे, जिनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, उन सब ने डिस्चार्ज ले लिया। इस शूट आउट के बाद सभी लोग बुरी तरह से घबराए हुए हैं। पता नहीं कब किसके साथ ऐसा हो गया। मैं इस किशन मिश्रा से मिलना चाहूंगा। वैसे भी बहुत अकड़ दिखा रहा था। ये इस प्लान का हिस्सा हो सकता है। इसे पता होगा कि कौशिक गुलाटी और शब्बीर खान के बीच क्या खिचड़ी पक रही। अरे धक्का मारना है, जो करना है कर लो। उदय के मरने से मुझे तो चैन की नींद मिल गई। अब चैन की नींद लॉकअप में लेना सुशील तिवारी। मुझे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? उदय तुम्हारे पति के खून के इल्जाम में अंदर था। तुम्हारा क्या चल रहा था उदय के साथ? ओम, ये पक्का इंटरनल मैटर है। एक कहानी थी जो उदय बता रहा था, पर जो बात सामने आई वो कुछ अलग ही थी। हमारे खबरों ने जो कहानी निकाली वो ये थी कि इस गायत्री के पति केतन ने प्रतिभा पर हाथ डाला। और दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही थी कि शायद केतन की पत्नी गायत्री और उदय के बीच कुछ चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उसने केतन को मारा था वो एक्सीडेंट तो नहीं लगा। और प्रतिभा कह रही थी कि उसके पति ने उसकी बहन की मदद की थी, केतन को पैसा ना देकर, क्योंकि केतन शराबी था और उसे जुए की लत थी। हमने गायत्री से भी पूछताछ की पर वो कुछ बोल ही नहीं रही। ये केतन का भाई सुशील क्या गायत्री पर अपना मुंह बंद रखने के लिए कोई दबाव डाल रहा है? उदय की हत्या के पीछे ये सुशील का भी हाथ हो सकता है। उसके भाई केतन के मर्डर केस की 3 हियरिंग हो चुकी है, लेकिन डेट के चक्कर में केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कौशिक गुलाटी, शब्बीर खान दोनों हिस्ट्री शीटर जो शायद उदय के मर्डर में शामिल है। सुपारी तुमने दी थी या सुशील ने? मैंने किसी को कोई सुपारी नहीं दी। मुझे तो पता भी नहीं था कि जीजा जी अस्पताल में थे। तो फिर सुशील ने दी होगी। दी होगी तो मुझे नहीं पता। उदय चौहान के मर्डर की खबर सुनकर तुम्हारे दिल को तो ठंडक मिली होगी कि तुम्हारे पति का हत्यारा मारा गया। हाँ, मैंने ही सुपारी दी थी उन्हें।
वो कौन थे ये नहीं पता, बट जिसको मरना था वो मरा। और सर अगर आप भूल रहे हो ना तो बता देता हूँ कि वो मेरे भाई का हत्यारा था। बेटा ये पुलिस स्टेशन है, अगर हम तमीज सिखाने पर आ गए ना तो सारी अकड़ निकल जाएगी। अरे सर इतने सारे पुलिस वाले थे ना अस्पताल में, सबकी हेकड़ी खूब दिख रही थी, सो रहे थे। सर सबको पता है जब आप लोग की जरूरत होती हो आप लोग हमेशा सोते रहते हो। तुझे इस पुलिस स्टेशन से बाहर चलकर अपने पैरों पर जाना है या नहीं? सर जिसने मारा था वो तो आराम से बाहर चलकर चला गया, मेरी हालत बिगाड़ के क्या मिलेगा आपको? और पूरी दुनिया में आप लोग ढिंडोरा पीटेंगे कि उदय चौहान को किसने मारा, उदय चौहान को किसने मारा। जहां हाथ मारना चाहिए वहां नहीं जाएंगे आप लोग। चल तू बता कहां हाथ मारना चाहिए हमें? प्रतिभा, उसकी पत्नी, उसी ने मरवाया है आपने। हाँ साहब, अच्छी तरह जानता हूँ इन दोनों को, शबीर और कौशिक। ये दोनों मिलने आए थे ना तुझसे हॉस्पिटल में? साहब आप तो पीछे ही पड़ गए कि उदय चौहान को मारने में मेरा हाथ है। मैं पीछे नहीं पड़ा हूं तेरे किशन मिश्रा, मुझे पूरा यकीन है कि उदय चौहान को मारने में तेरा ही हाथ है। तेरे दोनों पंटर मिलने आए थे ना तेरे से अस्पताल में। कौशिक और शब्बीर ने पूरी जानकारी इकट्ठा की, हॉस्पिटल का अच्छे से मुआयना किया। तुझसे मिलने के बहाने यहां आकर उन्होंने उदय चौहान के बारे में सब कुछ पता किया ताकि सही समय पर वापस आकर उसे मार सके। फिर 11 जून की रात को उन्होंने शूटर को भेजकर काम तमाम कर दिया। मुझे पक्का यकीन है तुझे पहले से पता था कि 11 जून की रात को क्या होने वाला है। उदय चौहान का मर्डर होते हुए बड़े मजे से देखा होगा ना तूने? सब कुछ ऐसे ही हुआ था ना? यही प्लान किया ना? अगर ऐसा ही हुआ था और ऐसा ही प्लान किया था तो अब आगे भी बता दीजिए कि मेरा ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी। ये मैं नहीं, तू बताएगा। किसके कहने पे मरवाया उदय चौहान को? गायत्री, जिसके पति केतन तिवारी की हत्या की थी उदय चौहान ने, या फिर सुशील तिवारी, केतन तिवारी का छोटा भाई? अब मैं सूर्य के बारे में या इसने किसका खून कब किया क्यों किया कुछ नहीं जानता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जेल में 1-2 बार बात हुई थी। और एक बात बता दूं, ये काम है रतन का, रतन शिवारे का। कौन है रतन शिवारे? ये रतन शिवारे भी अंडर ट्रायल है? डीलर साहब ने आपको बताया कहीं उनका हाथ तो नहीं है इन सब में? 2 हफ्ते पहले लड़ाई होती है, फिर उदय चौहान को चोट लगती है और फिर वो जेल में दर्द से कराता है। सब जानते हैं रतन ने जानबूझकर उदय चौहान से लड़ाई शुरू की थी, लेकिन फिर भी 2 दिन बाद वो बेल पर बाहर हो जाता है और लड़ाई के 4 दिन बाद उदय चौहान को बहुत तेज दर्द होता है और फिर उसे अस्पताल ले जाते हैं, वहां उसका खून हो जाता है। आखिर ये जेलर साहब बचा किसको रहे हैं? विक्रम, एक्चुअली तुम किस बात का इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? आपने मुझे रतन शिवारे उस लड़ाई के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुझे कैसे पता होगा कि उदय की मौत का कनेक्शन सीधा उस जेल के झगड़े से होगा? और वो झगड़ा तो महज एक टॉयलेट के लिए था कि पहले कौन जाएगा। और वो रतन, उसको तो सब पर रोब झाड़ने की आदत थी। आपको इसमें प्लानिंग नजर नहीं आ रही? उदय चौहान से झगड़ा किया जाता है, उसे घायल किया जाता है, उसके बाद उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है जहां उसका मर्डर हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट पर रोज सवाल उठाए जा रहे हैं कि अंदर का आदमी कोई मिला हुआ है। तो अब वो अंदर वाला आदमी मैं हो गया? वो किशन, मामूली सा क्रिमिनल, तुम उसकी बात मानकर मुझ पर उंगली उठा रहे हो। ओम, ये रतन शिवारे जहां कहीं भी है मुझे जल्द से जल्द हिरासत में चाहिए। इस हादसे से इसका लिंक कोई ना कोई जरूर है। उदय चौहान पर जेल में हमला हुआ था और हमसे क्या बताया गया कि उसे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। ये जेल में हमले वाली बात हमसे छुपाई गई। एक काम करो, अपने दोनों कांस्टेबल सौरभ और सुनील दोनों को पूछताछ के लिए वापस बुलाओ। ओके सर, मैं इस रतन शिवारे के लिए अभी रेड अलर्ट जारी कर देता हूँ। हम इसे कैसे भी खोद निकालेंगे। लेकिन सर ये सुशील तिवारी, केतन का भाई, उदय की पत्नी पर ही उंगली उठा रहा है। जो कोई भी है इसके पीछे हमें उसे ढूंढ निकालना है। हमारा रास्ता इन्हीं क्रिमिनल्स के बीच से होकर इस प्लान के मास्टरमाइंड तक पहुंचेगा। ठीक है, पर देखो थोड़ा जल्दी करो, हमको यहाँ से निकलना है। गर्मी दिन पर दिन बहुत बढ़ रही है। साला हम एनकाउंटर में नहीं मरना चाहते, समझे ना? अच्छा ठीक है, हम रखते हैं अभी। क्या हुआ गुलाटी? हाँ क्या हुआ? देख, कल तक पैसे मिल जाएंगे, निकलते फिर यहाँ से। कल क्यों? आज क्यों नहीं? अरे बोलना उसको। देख, आज ही निकलते हैं। एक तो साला सारी पुलिस फोर्स इस केस पे लगी हुई है। देख, गर्मी बहुत बढ़ रही है, जरा सा उतावले हुए ना तो बुरे फंसेंगे।
वैसे भी हम दोनों का नाम सामने आ गया है, दिमाग को थोड़ा ठंडा रख, समझा ना? मैं अब सबको सच बताना चाहती हूँ दीदी। तू पहले किसी के दबाव में थी क्या? तूने अगर तब हिम्मत दिखाई होती तो आज सब कुछ नहीं होता। दीदी दबाव में नहीं थी, लेकिन मैं टूट गई थी उस आदमी के लिए जो तेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, जिसने कभी तेरी या पूजा की परवाह नहीं की। इतना सब कुछ होने के बाद तू अब सच बोलना चाहती है। देख, अभी भी वक्त है, सब खुद से जाके बोल देते हैं। इससे होगा क्या सौरभ? जिस दलदल में फंसे हैं ना, और धंसते जाएंगे। सुनील, मैं इन क्रिमिनल्स के चक्कर में अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता। अभी तो सिर्फ सस्पेंशन पे, आगे जाके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठेगी, और अगर तब सब कुछ पता चला ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। रतन शिवहरे जो अंडर ट्रायल मुजरिम है और फिलहाल बेल पर बाहर था, जिसका जेल में उदय चौहान के साथ झगड़ा हुआ था, पुलिस ने आखिरकार उसे पूछताछ के लिए उठाया। उदय चौहान की पत्नी प्रतिभा, उसकी बहन गायत्री और केतन के भाई सुशील तिवारी के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए गए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उदय चौहान की हत्या की सुपारी देने में अगर इनमें से कोई शामिल था तो उसने इस क्राइम को कैसे अंजाम दिया था। कोई कम्युनिकेशन नहीं है? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। प्रतिभा, गायत्री, सुशील, तीनों के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो उनकी किसी भी क्रिमिनल से हुई बातचीत की ओर इशारा करे। जेल के अंदर मिलने आते वक्त या फिर बाहर कहीं फेस टू फेस कुछ हुआ हो? मेरा मतलब शायद फोन का इस्तेमाल ही ना हो। सर, या तो फेस टू फेस हुआ है या उन्होंने किसी से करवाया है जिसने ये सारी सेटिंग की है। पूरे ना साहब? बिल्कुल पूरे। वैसे तुमने कौन से पंटर को भेजा था ट्रिगर दबाने के लिए? बेवजह का हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा तो होना ही था। अब कस्टडी में मर्डर हुआ है, कोई मामूली बात तो है नहीं। आप तो फिर भी एसी में बैठ के ठंडी हवा का मजा ले रहे हो। सलाख तो हमारे पीछे लगी हुई है ना साहब। गोली अस्पताल में चली, वो भी साइलेंसर लगाकर, और जेल में हुए झगड़े पर आप इतना शोर मचा रहे। साहब, वो मेरा टाइम था, मेरा टॉयलेट जाने का टाइम। वो उदय बीच में घुस रहा था। मैंने प्यार से समझाया कि भाई अर्जेंट है, जाने दे। उसके समझ में नहीं आया तो दिया 2-4। अबे इतने 2-4 दूंगा ना तुझे, टॉयलेट जाने तक के लायक नहीं बचेगा। सच सच बोल। उदय चौहान को किसने मरवाया? साहब, मैं सिर्फ इसका नाम जानता था। वो भी झगड़े के बाद किसी ने मुझे बोला कि बैरक नंबर 12 का उदय चौहान है। माँ कसम साहब, पहले से 3 मर्डर केस चल रहा है, एक और जुड़ जाता तो क्या फर्क पड़ता। साहब, ये जो किशन मिश्रा है ना, जिसने आपको ये बताया, 1 नंबर का चालबाज और सनकी आदमी है। साहब, पक्का उसी का हाथ होगा सेटिंग में। और साहब, मैंने सेटिंग की होती तो क्या मैं आपको अपने घर पे मिलता, किसी बिल में छुप जाता। साहब, ये कांड किया तो गया है। उदय चौहान का मर्डर किया गया, वो भी जेल के अंदर से। तूने नहीं किया तो किसी ने तो करवाया। सबके सब कोई ना कोई नाम ले रहे। चल, तू भी अपना चांस ले, एक नाम बोल। किशन मिश्रा। किशन मिश्रा साहब। सर, इस रतन शिवहरे का हाथ तो नहीं लगा, और उस पर जो गुगली आई है वही गुगली रतन किशन मिश्रा पर फेंक रहा है। सर, इस केस में हमारे सामने एक के बाद दूसरा नाम आ रहा है। उदय चौहान की पत्नी प्रतिभा चौहान, वो सुशील का नाम ले रही है, लेकिन उसकी बहन गायत्री वो कुछ बोल ही नहीं रही है, जबकि उसके पति केतन का मर्डर उदय ने किया। और जब सुशील को इंटरोगेट कर रहे थे, वो सिर्फ प्रतिभा चौहान का ही नाम ले रहा था। और यहाँ अखबार में रोज छप रहा है कि पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठी है, एक कैदी को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो आम जनता को क्या देगी? मिले हुए पुलिस के लोग भी। माय फुट। सर, क्या है? कांस्टेबल सौरभ पांडे और सुनील अवस्थी आए हैं, कह रहे हैं कि आपसे कुछ बात करनी है। सर, एक बात हमको बहुत टाइम से खटक रही थी। सर, उदय के मर्डर के बाद ही बोलने वाले थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बोलेंगे तो खुद फंसेंगे। सर, किशन मिश्रा, ये किशन मिश्रा इन्वॉल्व है सर। बोलेंगे तो खुद फंसेंगे। सर, किशन मिश्रा, ये किशन मिश्रा इन्वॉल्व है सर। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हो? पहले तो कुछ नहीं बोला तुम लोगों ने। एक्चुअली 9 जून को किशन मिश्रा नाटक करने लगा था कि उसके बेड के पास बदबू आ रही है और वहाँ नहीं रह सकता। किशन के बेड के पास से बदबू आ रही है? हाँ सर,
असल में किशन मिश्रा पहले बेड नंबर 6 पे था। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है साहब, मुझे 2 दिन से आ रही है साहब। करवा दो ना बेड चेंज साहब। साहब मैं सुसाइड कर लूंगा, बता रहा हूँ। कर ले सुसाइड, जल्दी कर, मुझे भी घर जाना है। पता नहीं पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ या तेरी। कर ले सुसाइड। अरे साहब सुनो ना साहब, साहब क्या मुश्किल है साहब, साहब करवा दो ना बेड चेंज। आपके कौन से घर का है, सरकारी बेड है। अब यहाँ बोला बदबू आ रही है ना, तो तेरे को संडास में डाल दूंगा, समझा? अरे नहीं साहब, यहाँ एकदम मस्त है, कोई बदबू नहीं है साहब। थैंक यू सो मच। सर 10 तारीख को उदय चौहान का पोस्ट ऑपरेशन चेकअप होने वाला था, तो मैंने सौरभ से बात की और उदय का बेड किशन को अलॉट कर दिया। पोस्ट ऑपरेशन चेकअप के बाद जब उदय वापस वार्ड में आया तो उसे बेड नंबर 6 अलॉट किया, जो पहले किशन का था। सर जब फायरिंग हुई तो हम लोग हिल गए थे, लेकिन बाद में ध्यान में आया कि ये सब किया धरा तो किशन का है। उसने जानबूझ के सारा हंगामा किया था बेड बदलने के लिए, क्योंकि सर 6 नंबर का बेड दरवाजे के बिल्कुल पास था। कर ले सुसाइड। अरे साहब क्या मुश्किल है साहब, यहाँ से अंदर आना और बाहर भागना बिल्कुल आसान था सर। और हाँ सर, ये कौशिक और शबीर, इन दोनों ने ये सारी प्लॉटिंग की होगी सर। उस समय तो हम बहुत डर गए थे सर, इसलिए नहीं बताया, पर अब सब सामने आकर बता रहे हैं सर। इस किशन मिश्रा पे मुझे पहले से ही शक था, पर इसने किसके लिए किया होगा इसे? सर ये तो हमें पता नहीं, और हम लोग ड्यूटी पर भी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन में आपकी मदद कर पाए। ये प्रतिभा उदय की पत्नी, उसे कभी बात करते देखा था किशन मिश्रा से? जी नहीं मैम। यस इंस्पेक्टर जीवन, कहिए। केतन की पत्नी गायत्री तिवारी आई हुई है, वो कुछ कहना चाहती है। पहले तो एक शब्द भी नहीं कहा था, और अब कहना चाहती है। केतन का मर्डर उदय चौहान ने किया और अब हम उदय चौहान के मर्डर केस में ही उलझे पड़े। मैं जानता हूँ विक्रम, वो शायद सिर्फ इतना ही कहना चाहती है कि उसके पति की हत्या एक एक्सीडेंट था। जीवन, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उदय चौहान मर्डर केस में भी गायत्री के स्टेटमेंट से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इस जानकारी से उदय चौहान की हत्या के मामले में कोई बदलाव नहीं आने वाला था, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, एक लीड थी जो शायद ये खुलासा कर पाए कि उदय चौहान की हत्या आखिर क्यों हुई। एक तरफ गायत्री ने आखिरकार अपना सच बयां किया, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को हत्या के षड्यंत्रकारी 2 शातिर अपराधी कौशिक गुलाटी और शब्बीर खान के बारे में अहम जानकारी मिली। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही वक्त पर आई थी, क्योंकि दोनों अपराधी कौशिक गुलाटी और शब्बीर खान मणिगढ़ इलाके से भागने की तैयारी में थे। उदय चौहान की हत्या के तार किशन मिश्रा से जुड़े हुए थे, और वो उसी जानकारी पर आधारित थे जो दोनों कांस्टेबल्स ने दी थी कि किशन मिश्रा का बेड शिफ्ट किया गया था। अब क्या बात करना चाहती हो गायत्री? मेरे जीजा जी, उन्होंने सिर्फ मेरा घर बचाने की कोशिश की थी, मैंने उनसे खुद मदद मांगी थी। कैसी मदद गायत्री? और अगर मदद करनी थी तो उदय चौहान ने तुम्हारे पति को क्यों मारा, और अब उदय चौहान क्यों मारा गया? मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, बस जीजा जी से इतना बोला कि तुम्हें पैसे ना दें। हाँ गायत्री, मैंने ही पैसे दिए थे। क्यों दिए जिया जी, और कब तक देते रहेंगे? गायत्री, पति है तुम्हारा, वो किसी तकलीफ में था, कोई कर्जा चुकाना था, उसको उसने दे दिए। कब से दे रहे हैं आप उसे पैसे? अब गायत्री, मैं हिसाब किताब तो रखता नहीं हूँ, कई बार दिए होंगे। और तुम प्रतिभा की छोटी बहन, तो मेरी बहन जैसी हुई ना। अगर आपकी बहन जैसी हूँ तो एक बार मुझसे पूछ तो लेते जिया जी कि केतन आपसे क्यों पैसे मांग रहा है। बात क्या गायत्री, साफ साफ बताओ। वो सारे पैसे जुए में उड़ा देता है, रोज रात को पीकर आता है और आके तो मैं आपको ऐसी ऐसी जगहों पर जाता है जिया जी कि आपको बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अच्छा, पर मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं। दिन पर दिन उसकी आदतें और खराब होती जा रही हैं। उसे पैसे देना बंद कीजिए, आप जाने अनजाने मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं जिया जी। और उसी रात केतन का मर्डर हो गया, लेकिन मेरे जिया जी ने मेरे पति को नहीं मारा होगा। केतन को बात बात पर गुस्सा आ जाता था। हो सकता है केतन ने मेरे और जिया जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बक दिया हो, या फिर दीदी के बारे में कुछ कह दिया हो। तो अब उदय चौहान को किसने मारा, या कहीं ये तुम्हारे पति के खून का बदला तो नहीं है? नहीं मैडम, मैंने जीजा जी को नहीं मारा, और ना ही दीदी ने। और जहां तक सुशील का सवाल है तो वो अपने भाई के जैसा ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने जिया जी को मारा है। गायत्री, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे जीजा जी का खून हो चुका है। हाँ, तुम्हारे पति के मर्डर के ट्रायल में ये सब बातें शायद कुछ मायने रखती हैं,
लेकिन अब हम सब लोग उदय चौहान के कातिल तक पहुंचना चाहते हैं। साहब दरवाजा खोलिए, रूम की सफाई करनी है। एक मिनट। क्या हुआ? हमारे पास तुम दोनों को ठोकने के ऑर्डर्स हैं, तो भागने की तो सोचना भी मत, समझे? चलो आइए आइए आइए, शब्बीर खान साहब, कौशिक घटक साहब, आइए। क्या बात है, सारे किरदार एक साथ मिलकर कहानी सुनाएंगे तो पिक्चर देखने का मजा ही ट्रिपल हो जाएगा। थोड़ा नीचे हट। पर क्या है ना, कहानी बोर नहीं होनी चाहिए, एकदम शॉर्ट में सुनो, नहीं तो सालो तुम लोगों को शॉर्ट कर दूंगा। उदय चौहान की हत्या का मकसद इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए भी चौंका देने वाला था। सब कुछ जेल के अंदर ही प्लान किया गया था और हत्यारों को इस बात का पूरा यकीन था कि हॉस्पिटल में इस काम को अंजाम देना सबसे आसान होगा। अब बकोगे या फिर पहले पिटोगे और फिर बकोगे? मेरा इस उदय चौहान से कोई लेना देना नहीं था। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं और फिर भी वही बोल। बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब और नहीं। हमें पूरा यकीन है इस मर्डर का मास्टरमाइंड तू ही है। तेरे दोनों प्यादे आए थे ना तेरे से मिलने अस्पताल में, वहीं मिलके ये सब प्लान किया तुम लोगों ने। बोलो कौन है ये? बोलो कौन है ये? मैं पूछ रहा हूं कुछ। अतुल मौर्य। अतुल मौर्य? वो शूटर अतुल मौर्य? हाँ साहब, वही। वार्ड नंबर 9, बेड नंबर 6। रात को काम आसान रहेगा। तुम लोग मुझे सिखाओगे? रोज का काम है मेरा ये। नहीं नहीं, बस बता रहे हैं। रोकड़ा कब, कितना, कैसे मिलेगा? 2 लाख तो नहीं लग रहा मुझे। 1 लाख है। 1 लाख काम होने के बाद। खुद कर लो, मुझे तुम्हारे ये चिल्लर नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, काम होने के बाद मिलेंगे ना। मैं बैलेंस में काम नहीं करता, काम पूरा होता है लेकिन फुल पेमेंट एडवांस, समझा? मगर हाँ, एक बार काम पकड़ा, पैसे लिए तो काम 100% होता है। तुम लोगों को भी मालूम चल जाएगा, न्यूज़ देख लेना। वो डॉक्टर बन के गया और ऐसे मारा, हम लोगों को भी बाद में पता चला साहब। डिटेल्स के लिए तेरी खुदाई बाद में करेंगे, पहले ये बता उदय चौहान को क्यों मारा? साले बड़ी आसानी से तूने बैट शिफ्ट कर लिया, कोई बास वास नहीं आ रही थी वहां। तुझे एग्जिट और एंट्री के लिए रास्ता चाहिए था ताकि तेरा शूटर शूट करके आसानी से निकल सके। हाँ, नहीं आ रही थी कोई बदबू, मुझे भी कोई बदबू नहीं आ रही थी। पर ये साले शब्बीर और गुलाटी, इनको तो मैं जेल में मिला था, पत्ते खेलते थे मेरे साथ। पत्ते खेलते खेलते पता नहीं कौन सी इनकी गहरी दोस्ती अचानक बाहर निकल के आ गई। इनके जेल से निकलने के बाद मेरा पैर टूटा था और ये अस्पताल में आ गया मेरे से मिलने के लिए फलवल लेके। मामला गड़बड़ है, इसकी भनक लगती थी मुझे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी भी नहीं थी कि ये मुझसे अस्पताल में मिलने आए। मुझे पक्का पता लग गया था कि उन्होंने मेरे नाम की सुपारी उठाई है, वरना अस्पताल में मुझसे मिलने का कोई मतलब नहीं था। अटैक होगा मुझे मालूम था, इसलिए मैंने नाटक किया। सच बोल रहे हैं? हाँ साहब, पर हम लोगों को नहीं पता था इतना बड़ा चालू निकलेगा। इसने ऐसे ही बेड बदल लिया। साहब, हम 2 दिन से वहां पर जा रहे थे, इसे हमने बेड नंबर 6 पर ही देखा था। अपना लोकेशन फिक्स था साहब। वार्ड नंबर 9, बेड नंबर 6। रात को काम आसान रहेगा। और हमें क्या पता था साहब, वहां पे ऐसे कोई उदय चौहान आ जाएगा। तो ये सारा प्लान इसके लिए था, मारना था किशन मिश्रा को और मर गया उदय चौहान? और नहीं तो क्या साहब, सच में उदय चौहान से हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। आप तो फिर भी एसी में बैठ के ठंडी हवा का मजा ले रहे हो। साला आग तो हमारे पीछे लगी हुई है ना। बेवजह की आग है क्या? साला तुम्हारा पंटर किसी और को मार आया। अब माथुर साहब, गलती किससे नहीं होती? किशन मिश्रा का क्या, मरना उसको था ना,
मर गया कोई और बेचारा। अब देखो साहब, मर्डर तो हुआ है ना, अब थोड़े दिन आप शांति से बैठो, केस को थोड़ा ठंडा होने दो, फिर देखते हैं साले किशन को कहां तक भाग के जाएगा वो। कौन है ये माथुर साहब? देखो, चुप रहने से तुम लोगों की सजा तो कम नहीं होगी, मर्डर के चार्जेस तो फिर भी लगेंगे तुम पे। कुंदन माथुर साहब, चंदन माथुर का बड़ा भाई। हाँ साहब, उसे अपने छोटे भाई चंदन माथुर के मर्डर का बदला जो लेना था। और चंदन माथुर का मर्डर तूने किया था? अरे साहब, बियर बार में फालतू का झमेला था, जरा सी ठोकर लग गई, बोतल फूट गई, मेरा सर घूम गया, फायर कर दिया मैंने उस पर। और तू उसी के मर्डर के चार्ज में अंदर है? हाँ साहब, मुझे मालूम था कुंदन माथुर जरूर बदला लेगा, इतनी आसानी से वो छोड़ेगा नहीं मुझे, लेकिन इन दोनों को अस्पताल में देखकर मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। कुंदन माथुर, जो कि एक ज्वेलरी शॉप का मालिक और इस हत्या का मास्टरमाइंड था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर के लिबास में आने वाला और ट्रिगर दबाने वाला शूटर अतुल मौर्य लंबी तलाश के बाद आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। सर, उसका तो मर्डर हुआ ही नहीं जिसकी मैंने सुपारी दी थी। सर, मुझे किस चार्ज में लेके जा रहे हैं? अरे फिक्र मत कर, तुझ पे कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। तो सर, मेरी गलती क्या है, क्यों लेके जा रहे हैं सर? एक्चुअली हमें किसी दूसरे क्रिमिनल का इनकाउंटर करना था, अब गलती से तुझ पे गोली चलानी पड़ेगी। सर क्या मजाक कर रहे हैं सर? सभी अपराधियों पर कत्ल के लिए धारा 302 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120 भी लगाई गई है। इस हादसे को क्या कहा जाए? क्या दोष गर्दिश में सितारों का था? एक व्यक्ति उदय चौहान, जिसकी दुनिया उसके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उदय अपनी पत्नी की बहन की मदद करने जाता है और उसके पति से उलझ जाता है, जिसमें उसके हाथों हत्या हो जाती है और ट्रायल के दौरान उदय मारा जाता है, गलती से मारा जाता है, गलत बेड नंबर की वजह से मारा जाता है। लेकिन उदय चौहान की हत्या सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कुछ अपराधी अपना काम करने निकले थे और गलती से किसी को मार बैठे थे। सीसीटीवी कैमरास का काम ना करना, ढीली सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाह हॉस्पिटल अनुशासन, किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने जरा सी भी जिम्मेदारी और सतर्कता नहीं दिखाई। लापरवाही की वजह से ही कोई भेस बदल कर अंदर आया और बखूबी एक हत्या करके आसानी से निकल गया। गलती हो गई, छूट गया, आंख लग गई, अब हो गया तो मैं क्या करूं, मानता हूं कि गलती हो गई, अब क्या। ऐसी कई बातें कई ऑफिसेज में बोली जाती हैं और ऐसे बहाने अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए दिए जाते हैं। हमें सबसे ऊपर उठकर अपनी गलतियों पर पर्दा ना डालते हुए उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे। बात गलती करने की नहीं है, बल्कि हर छोटे से छोटे काम के प्रति अपने दृष्टिकोण को सुधारने की है, फिर वो काम चाहे घर का हो या ऑफिस का। गलती करने की गुंजाइश हमेशा रहेगी, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन लापरवाही को गलती का नाम नहीं दिया जा सकता है। हम सबको एक कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कभी ना हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, रात 11 बजे सोमवार से शुक्रवार। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।